हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में बात कर रहे थे, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम पढ़कर आ चुके थे। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में संविधान में क्या प्रावधान है और क्या प्रचलन में है, क्या प्रथा चली आ रही है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, या हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले उस आर्टिकल की कि किस आर्टिकल में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन कर रखा है। द आंसर इज आर्टिकल 124 क्लोज 2। आर्टिकल 124 का क्लोज 2 ये कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल और केवल क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहा है, वो उनको इलेक्ट नहीं कर रहा। उनका कहने का मतलब है वो कुछ उनका चयन कैसे किया जाएगा इस प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर कोई भी निर्धारित नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बंद नहीं किया गया है। केवल क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट क्या करेगा? केवल और केवल उनको अपॉइंट करेगा, लेकिन उनका चयन कैसे किया जाएगा, उनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, ये प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 124 कहता है कि सीजीआई, सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में। सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 124 ये कह रहा है कि सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, बट आफ्टर द कंसल्टेशन। किसकी कंसल्टेशन के बाद? हाई कोर्ट्स, जो भी हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के इतने जजेस से कंसल्टेशन के बाद जितना भी वो आवश्यक समझे। नेक्स्ट, व्हाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस, और अदर जजेस सीजीआई तो हमने बात कर ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा भी तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, बट कैसे करेगा? आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, और कंसल्टेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। मस्ट है यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के लिए कि वो क्या करें? सीजीआई का परामर्श ले और उसके परामर्श के बाद भी वो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। क्लियर? तो ये तो थी आपकी 124 की लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि सीधा 124 में किसी भी प्रकार का कोई चयन करने की कोई प्रक्रिया नहीं बताया, क्योंकि साहब यहाँ पर जैसे बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल ये कह दिया कि जितने आवश्यक हो, ये नहीं कहा गया कि इतनी संख्या, कि इतने नंबर ऑफ पर्सन, इतने नंबर ऑफ जो जजेस हैं उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा। तो क्या प्रथा हमारे भारतीय संविधान में के जब लागू हुआ तब से चली आ रही है और वर्तमान में क्या है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करें 1950, जब 1950 में जब उच्चतम न्यायालय बना, जैसा हमने पढ़ा था, तो 1950 से लेकर 1973 तक, फ्रॉम 1950 टू 1973 तक क्या प्रोसीजर चल रहा था कि सीनियर मोस्ट जो जज होता था उच्चतम न्यायालय का, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था, उसको ही क्या अपॉइंट किया जाता था? भारत का मुख्य न्यायाधिपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही होता था। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1973 तक यही प्रथा चल रही आ रही थी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही जो है वो इंडिया का, भारत का वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर हो गई बात? ये बात चली आ रही थी। अब देखिए हुआ क्या, जैसे हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, जब केशवानंद भारती का डिसीजन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब केशवानंद भारती का डिसीजन आया 1973 के बाद, तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने यहाँ पर इस संवैधानिक जो प्रथा चली आ रही थी इसको नकार दिया, ठीक है ना। अब सरकार ने 1973 में क्या कहा? जस्टिस जस्टिस अजीत नाथ रे जो थे उनको सीजीआई बना दिया, जबकि उनके नीचे जबकि उनसे 3 सीनियर्स ऑलरेडी थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने 3 सीनियर्स को छोड़ते हुए सरकार ने किसको बना दिया? एएन रे को, अजीत नाथ रे को सीजीआई बना दिया। क्लियर हो गई बात? इसके बाद वापस दोबारा से इस प्रथा का उल्लंघन किया गया 1977 में, और 1977 में भी सरकार ने एमयू बेग, जो जस्टिस बेग थे, उनको सीजीआई अपॉइंट कर दिया, जबकि उनसे ऊपर भी एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो इस तरह से क्या होने लगा कि 1973 से
लगातार ये जो प्रथा चली आ रही थी कि जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वही सीजीआई बनेगा, इस प्रथा का कई बार उल्लंघन किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव की, जिसे हम कहेंगे कार्यपालिका की प्रमुखता। हम कुछ केस लॉज पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, एग्जाम्स में भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं हम एसपी गुप्ता केस की। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का ये आपका है। इस मामले को न्यायाधीश स्थानांतरण का मामला भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में मुझे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीश स्थानांतरण का मामले किसे कहा जाता है, तो आंसर इज एसपी गुप्ता केस। ठीक है, इस मामले में जो है 4 दिन के लोगों से देखिए क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस मामले में ये था, क्वेश्चन क्या आया था कि जो राय दी जाती है सीजीआई के द्वारा, जो राय दी जाएगी वो राय प्रेसिडेंट को अदर जजेस के मामले में, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सीजीआई जो राय देगा है उस राय का क्या महत्व है, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब देते हुए देखिए स्थानांतरण का मामला भी इसे इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल में इस केस में हुआ ये था कि जो भारत के विधि मंत्री थे उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक परिपत्र, एक सर्कुलर भेजा, और उस सर्कुलर जो था वो संबंधित था एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनको मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना था। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे उनकी जो आगे की जो स्केल थी उनको रोक दिया जाना था। तो इस तरीके के कई सारे ऑर्डर्स उन्होंने जजेस के संबंध में निकाले थे। ठीक है, तो इस सर्कुलर को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इस सर्कुलर को इशू किया गया है, जो स्थानांतरण के आदेश या नियुक्तियों के जो आदेश दिए गए हैं ये आदेश बिना सीजीआई की कंसल्टेशन के दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश से किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन नहीं दी गई है, कोई परामर्श उनसे नहीं लिया गया, इसीलिए उस सर्कुलर को क्वेश्चन किया गया एसपी गुप्ता केस के बाद में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से डिसीजन दिया और ये कहा कि कंसल्टेशन मींस एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन। पहली बात तो ये कि जिस परामर्श की यहाँ पर बात की जा रही है 124(2) में, ये परामर्श क्या है, पूर्ण एवं प्रभावी परामर्श है। ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव है, ये कंप्लीट होगा, पूरा पूर्ण और प्रभावी होगा। ठीक है ना, सीजीआई जो है अपने जो भी जजेस हैं उनसे डिसीजन करने के बाद जो अपनी राय जो है किसको रेफर करेंगे, प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे, उनकी कंसल्टेशन बिल्कुल पूर्ण होगी और प्रभावी मानी जाएगी। ठीक है ना, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, प्रेसिडेंट को राय दे तो दिया आपने, पूर्ण है, प्रभावी है सीजीआई की राय, लेकिन वो राय, उस राय से प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, किससे बाउंड नहीं होंगे, टू द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। चीफ जस्टिस की जो कंसल्टेशन होगी अन्य न्यायाधीशों के मामले में, उससे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं होंगे। अभी हमने जस्ट ऊपर मैंने आपको पढ़ाया आपको कि प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी वो सीजीआई की राय है। सीजीआई की जो कंसल्टेशन है वो कैसी है, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव है, पूर्ण और प्रभावी है, बट प्रेसिडेंट को फ्री कर दिया गया है। प्रेसिडेंट बिल्कुल फ्री है कि वो सीजीआई की राय माने या ना माने। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर परामर्श को प्रभावी तो बता दिया गया, पूर्ण तो बता दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट को बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा से नियुक्ति कर सकते हैं। तो ऐसा करके एसपी गुप्ता के केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता थी, जो निष्पक्षता थी, जिसे बचाने का कोशिश की जाती रही है। ठीक है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये तीनों प्लस जो है अलग अलग काम करने चाहिए, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के कार्य में इनका दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, ये हम देखते हैं ना, तभी लोकतंत्र चलेगा। तो लेकिन यहाँ पर सरकार ने, यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय ने खुद ने क्या करा, न्यायपालिका की जो पूरी स्वतंत्रता थी और जो निष्पक्षता थी वो किसको सौंप दी, कार्यपालिका। प्रेसिडेंट प्रमुख है ना कार्यपालिका, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को सौंप दी जुडिशरी ने अपनी सारी की सारी पावर, पूरी इंडिपेंडेंस सौंप दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब तो कुछ सालों बाद, ये तो कुछ कहानी समझ में आ गई हमारे, अब कुछ समय बाद यानी हम बात करें 1993 की, तो ये तो 1992 का बात था, लगभग 10 साल बाद देखिए। अब बात ये तो क्या हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग भी डाली है, सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की प्रमुखता समझ में आई। उच्चतम न्यायालय ने क्या करा, कार्यपालिका को सुप्रीम कर दिया जुडिशरी के ऊपर। क्लियर हो गई बात, जबकि उन्हें इंडिपेंडेंट चाहिए, सब कोई किसी से सुप्रीम नहीं है, सब अपना अपने सेक्टर्स में काम करे।
सामने कि जो राय दी जा रही है सीजीआई के द्वारा वो प्रभावी ठीक है, लेकिन वो कितने जजेस से, भाई कितने जजेस से वो राय है, इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं थे कितने, ठीक है ना। और राष्ट्रपति उससे बाध्य नहीं है, तो इससे क्या होगा कि सरकार का दखल बढ़ जाएगा न्यायपालिका में, और न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है, उसकी स्वतंत्रता जो है वो क्वेश्चनेर हो जाएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये कहते हुए यहाँ पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 7-2 के बहुमत से डिसीजन दिया और ओवर रूल्ड कर दिया। देखिए ओवर रूल्ड कर दिया एसपी गुप्ता केस के मामले को, ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ एसपी गुप्ता केस, जिसमें कहा गया था ना ऊपर कि राष्ट्रपति बाउंड नहीं है, राय तो प्रभावी है सीजीआई की, लेकिन राष्ट्रपति बाउंड नहीं है। अपने इस पूर्व निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और रिपोर्ट्स एसोसिएशन के बाद में पलट दिया, एसपी गुप्ता के केस के डिसीजन को पलट दिया। और पलटने के बाद में क्या कहा कि ओपिनियन ऑफ सीजीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीआई की जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फाइनल भी है, उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही नियुक्तियां की जानी चाहिए। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है अपने क्षेत्र में नियुक्तियां करने के लिए, सरकार का इतना दखल उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बाद में 1993 का जो ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वाला जो केस है, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट आई कि सीजीआई भी, हालांकि सीजीआई की राय इंपॉर्टेंट है, सीजीआई की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए, उनकी राय के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन सीजीआई जो ओपिनियन देंगे वो ओपिनियन वो अब जो भी उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श करने के बाद ही देंगे। ये बाध्यता कहाँ चलेगी, सीजीआई के पास रहेगी, ये बाध्यता सीजीआई पर लगा देगी कि आप ओपिनियन तो देंगे, लेकिन आप वो ओपिनियन कैसी होगी, वो ओपिनियन कब दी जाएगी, कब पूर्ण एवं प्रभावी मानी जाएगी, जब वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करने के बाद में वो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को देंगे। अच्छा, अब बात ये तो हो गई सीजीआई की बात कि सीजीआई क्या कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे फिर, जब उसकी राय सीजीआई की राय माननी है तो कार्यपालिका क्या करेगी। तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि कार्यपालिका का बस केवल इतना ही काम है कि अगर कोई डिसक्वालीफाइड पर्सन, कोई अयोग्य व्यक्ति अगर नियुक्त होने जा रहा है तो वो इस बात को बताए, उच्चतम न्यायालय सीजीआई को बताए, न्यायाधीशों को बताए, तो वो उसको रोक सकती है केवल अगर कोई अयोग्य व्यक्ति नियुक्त होने जा रहा है तो। बाकी इसके अलावा कार्यपालिका का कोई कार्य इसमें नहीं है, इसको अधिक शक्ति कोई प्राप्त नहीं है। राय किसकी प्रभावी होगी, किसी की मानी जाएगी, किसका डिसीजन फाइनल होगा, सीजीआई का, और डिसीजन भी, राय भी कैसी, जो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद दी जाएगी। तो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय करना सीजीआई के लिए यहाँ पर अनिवार्य हो गया। और इस बात में जो सरकार की जो भूमिका थी, कार्यपालिका को जो भूमिका थी, उसको वापस कम कर दिया गया और किसको सुप्रीम कर दिया गया, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इस मामले से आई, न्यायपालिका की प्रमुखता, समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास में हमने ये 2 चीजें पढ़ ली, स्टार्टिंग का जो मैटर था वो हमने देख लिया, ये दोनों चीजें हमने बात कर ली। अभी अपॉइंटमेंट का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट का चैप्टर हम अगले लेक्चर में लेंगे, जिसमें हम लोगों को रीप्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने एनजेसी के बारे में, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इतना देखिए इंपॉर्टेंट जो भी प्रोविजंस है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।